मुल्ला नसीरुद्दीन और शहर में हुई मुर्गों की चोरी। एक दिन की बात है। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने छोटे से शहर में सुबह सुबह मस्जिद के बाहर बैठे थे। सर्दी की हल्की धूप निकल आई थी और लोग अपने अपने कामों के लिए निकल रहे थे। तभी शहर के कुछ लोग परेशान से दौड़ते हुए आए और बोले, मुल्ला साहब, शहर में मुसीबत हो गई है। किसी ने रात भर में आधे शहर के मुर्गे चुरा लिए हैं। मुल्ला ने अपनी टोपी ठीक करते हुए कहा, मुर्गे चुरा लिए? अरे ये तो बड़ी खबर है, पर बताओ तो सही, चोर को किसने देखा? भीड़ में से एक आदमी बोला, किसी ने नहीं देखा मुल्ला। सबके मुर्गे सुबह सुबह गायब मिले। मेरे घर के 3 थे, सब उड़ गए। दूसरा बोला, मेरे 5 थे, उनमें से 4 नहीं मिले और एक को शायद डर के मारे आवाज ही नहीं निकल रही। मुल्ला हंस पड़े, तो बचा हुआ मुर्गा ही गवाह है, उसी से पूछो। लोग बोले, मजाक मत करो मुल्ला, अब क्या करें? मुल्ला ने अपनी लंबी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, इसमें कुछ तो रहस्य है। कोई तो है जो रात को शहर में घूमता है, पर किसी ने आवाज तक नहीं सुनी। इसका मतलब है कि या तो चोर बहुत चालाक है या फिर बहुत भूखा। लोग हंसने लगे, पर चिंता उनके चेहरे पर साफ थी। आखिर मुर्गे उनके लिए सिर्फ शौक नहीं थे, रोजी रोटी का हिस्सा थे। मुल्ला बोले, ठीक है, आज रात मैं खुद पहरा दूंगा, लेकिन एक बात बताओ, चोरी सिर्फ अमीरों के मुर्गों की हुई है या गरीबों की भी? एक बुजुर्ग बोला, मुल्ला, अमीरों के मुर्गे तो अभी भी सलामत है, चोरी तो ज्यादातर गरीबों के घरों से हुई है। मुल्ला की आंखें चमक उठीं, तो समझो बात पकड़ी गई। ये चोरी पेट की नहीं, नीयत की है। कोई अमीर आदमी या उसका नौकर ही होगा, जिसे लगता है कि गरीबों की चीज कोई नहीं खोजेगा। लोगों ने मुल्ला से विनती की कि वह कुछ करे। मुल्ला ने कहा, सब अपने घरों के बचे हुए मुर्गे मेरे हवाले करो। आज रात मैं सबको एक जगह रखूंगा और देखूंगा कि कौन आता है। रात हुई। मुल्ला ने गांव के बीचों बीच एक खाली हवेली में सभी मुर्गे इकट्ठे किए। वो खुद ऊपर की मंजिल से देख रहे थे। उनके पास एक पुराना दिया जल रहा था और आंखों में चमक थी जैसे किसी शिकारी की। आधी रात बीत गई, हवा में सन्नाटा था। अचानक एक परछाई हिली। किसी ने धीरे से दरवाजा खोला। मुल्ला की आंखें चौकन्नी हो गई। वो परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी, पर कदमों की आहट नहीं थी। उसने बोरे में कुछ डाला, शायद मुर्गे। मुल्ला ने दिया बुझा दिया और धीरे धीरे नीचे उतरे। जैसे ही वो चोर के पास पहुंचे, उन्होंने जोर से कहा, अरे ठहरो, मुर्गे छोड़ो, वरना अब बोलेंगे नहीं, उड़ेंगे। चोर घबरा गया, बोरा छोड़कर भागने लगा। मुल्ला उसके पीछे दौड़े, पर मुल्ला की उम्र अब पहले जैसी नहीं रही थी। उन्होंने एक गली से आवाज लगाई, अरे लोगो, जागो, चोर भाग रहा है। लोग मशाले लेकर बाहर निकल आए। चोर भागता हुआ एक दीवार फांदने की कोशिश करने लगा, पर पैर फिसल गया और वो नीचे गिर पड़ा। लोगों ने उसे पकड़ लिया। मशाल की रोशनी में सबने देखा, वो कोई अनजान व्यक्ति नहीं था, बल्कि शहर के बड़े व्यापारी हाफिज अली का नौकर करीम था। अरे ये तो वही करीम है जो हर हफ्ते अपने मालिक के लिए मुर्गे खरीदने आता था। एक आदमी बोला। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समझे सब? चोरी किसी गरीब की नहीं, लालच की थी। ये नौकर सोचता था कि मुर्गे बेचकर अपने लिए कुछ पैसे बना लेगा, पर भलाई का फल चोरी से नहीं मिलता। करीम कांपते हुए बोला, मुल्ला साहब, माफ कर दो, मुझे लगा कि किसी को पता नहीं चलेगा। मैं बस 2-3 मुर्गे लेना चाहता था। मुल्ला बोले, 2-3 की नीयत से शुरू करने वाला हमेशा बोरे भरने तक पहुंचता है। यही तो शैतान की चाल है। जब दिल में पहला झूठ पलता है तो आदमी खुद को चोर बना लेता है। करीम रोने लगा। भीड़ में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग बोले, मुल्ला, इसे सजा मिलनी चाहिए। मुल्ला ने कहा, हाँ, सजा तो जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन कभी कभी सजा से ज्यादा असर शर्म से होता है। उन्होंने करीम से कहा, कल सुबह तुम सबके घर जाओगे जिनके मुर्गे तुमने चुराए,
और सबके सामने उनसे माफी मांगोगे। फिर जितना भी पैसा तुम्हारे मालिक से उधार है, उससे तुम ये मुर्गे खरीदकर वापस दोगे। तभी समझोगे कि मेहनत का स्वाद क्या होता है। करीम ने सिर झुका लिया। ठीक है मुल्ला, मैं वैसा ही करूंगा। अगले दिन शहर में अजीब नजारा था। करीम हर गली में जाकर सिर झुकाकर माफी मांगता, और लोग हैरान थे कि इतनी बड़ी चोरी का फैसला बिना कोड़े, बिना जेल के मुल्ला ने कैसे कर दिया। मुल्ला मस्जिद के बाहर बैठे थे। एक बूढ़ा उनसे बोला, मुल्ला, अगर ये दूसरा कोई होता तो उसे पुलिस के हवाले कर देता। आपने क्यों छोड़ा? मुल्ला मुस्कराए। क्योंकि अगर मैं उसे जेल भेज देता तो वो चोर से डाकू बनकर लौटता। अब शायद वो इंसान बनकर लौटेगा। बूढ़े ने कहा, पर आप कैसे इतने यकीन से कह सकते हैं कि वो दोबारा चोरी नहीं करेगा? मुल्ला ने गहरी सांस ली। क्योंकि जो आदमी लोगों के सामने झुकता है वो खुद से ऊपर उठता है, और जिस दिन कोई खुद से शर्मिंदा होता है उस दिन वो सुधरने लगता है। दिन बीतते गए। करीम ने अपना वादा निभाया। वो हर सुबह काम पर ईमानदारी से जाने लगा, और लोग उसके बारे में कहते, वो चोर नहीं, वो सुधरा हुआ इंसान है। कुछ महीनों बाद वही करीम शहर का सबसे ईमानदार नौकर कहलाने लगा। जब भी किसी का कोई सामान खो जाता, लोग कहते, करीम से पूछो, वो ढूंढ देगा। एक दिन करीम खुद मुल्ला के पास आया और बोला, मुल्ला साहब, आपने मुझे जो सजा दी वही मेरी सबसे बड़ी दवा थी। अगर आप मुझे जेल भेज देते तो मैं शायद हमेशा नफरत करता, लेकिन आपने मुझमें इंसानियत जगा दी। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, देखो बेटा, चोरी सिर्फ चीजों की नहीं होती, कभी कभी इंसान अपना ज़मीर भी चुरा लेता है। जब वो लौट आए तो समझो सब लौट आया। करीम ने उनके पैर छुए। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, अब तो जा, मेरे लिए एक ताजा अंडा ला, पर इस बार खरीद कर। दोनों हंस पड़े और शहर में फिर से चैन लौट आया। अब जब भी कोई मुर्गा बांग देता तो लोगों को याद आता, चोरी गई चीजें कभी कभी इंसान को वापस इंसान बना देती हैं। और मुल्ला नसीरुद्दीन, वो अपनी टोपी ठीक करते हुए कहते, मुर्गे अगर उड़ जाए तो चिंता मत करो, अगर ईमान उड़ जाए तो असली मुसीबत है। उस दिन से शहर में कोई मुर्गा चोरी नहीं हुआ, लेकिन लोगों के दिल में एक बात हमेशा के लिए लिखी गई, मुल्ला नसीरुद्दीन सिर्फ हंसाते नहीं, इंसान बनाते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन और शहर के सस्ते बदमाश। मुल्ला नसीरुद्दीन उस दिन भी बाजार के बीचों बीच अपने भट्ठी वाले स्टॉल के पास बैठे थे, हाथ में चाय की छोटकू प्याली और चेहरे पर वही निसंदेह मुस्कान जो किसी भी उलझन को हल्का कर देती थी। गली-गली खबर दौड़ रही थी कि शहर में कुछ सस्ते बदमाश घुस आए हैं। सस्ते इसलिए कि उनकी चालें भी सस्ती थी और हिम्मत भी आधी आधी। लोग हल्ला कर रहे थे कि कल रात एक चोर ने धोबे की बट्टियां उलट दी, तो दूसरे दिन किसी ने धोती से कुछ सिक्के गिरी हुई पाई, और किसी ने कहा कि हमारे मोहल्ले का कुत्ता भी चोरी के शक में पकड़ा गया था। हर कोई परेशान था, लेकिन किसी का मन हंसने का भी था। बदमाश इतने कच्चे कि लोगों को उनसे डर कम और तसल्ली ज्यादा हुई। मुल्ला ने चाय की एक घूंट ली और आसपास देखकर बोला, यारो, जिनके पास सस्ते बदमाश आते हैं उन्हें पहले पता होना चाहिए कि सस्ता माल सस्ते दाम पर ही बिकता है। पर बताओ, इनका काम कैसे पकड़ा जाए? थोड़ी शरारत तो थी, पर मुल्ला की ये बात सुनकर कई लोग खिलखिला पड़े। तभी बाजार के एक कोने से बड़ा सरदर्द लेकर ताई बबीता आई। उसकी आवाज में उतनी ही गंभीरता थी जितनी उसकी चश्मे की पक्कल पर बैठी धूल। मुल्ला साहब, कल रात हमारा अचार का थैला गायब हुआ, उसने रोते हंसते हुए कहा। पता नहीं किसने उठा लिया। अचार का मौसम है, नजदीक वाले सबको चखाने की मेरी सोच थी, पर अब सबके सिर पर शक का साया है। मुल्ला ने आंखें चटकाई और बोले, अचार चोरी, ये तो बड़ा अपराध है। अचार में जो आत्मा होती है वो चोरी होने पर शहर में अमन शमन बिगाड़ देती है। लोग ठठाकर हंसे, पर फिर गंभीर हो गए, क्योंकि हर किसी को डर था कि अगले दिन उनकी किसी छोटी सी चीज का निशाना वही सस्ते बदमाश हो सकते हैं।
मुल्ला ने कहा, ठीक है, मैं इन सस्ते बदमाशों का पता लगा कर आता हूं। लोग आश्चर्यचकित हुए। कैसे? मुल्ला को तो चोर पकड़ने का कोई पुराना वजीफा नहीं मिला था, लेकिन मुल्ला का अपना तरीका था, बुद्धि पर भरोसा और थोड़ा तमाशा। उन्होंने तय किया कि पहले उन बदमाशों की आदतें समझी जाएंगी। उन्होंने बाजार के सभी दुकानदारों से कहा कि किसी भी अजीब हरकत को नोट कर लिया जाए और शाम होने पर वे सब मिलकर मस्जिद के पिछवाड़े इकट्ठे होंगे। शाम हुई और निकट के घरों से लोग जुटने लगे। कुछ लोगों के चेहरे पर डर, कुछ पर नया उत्साह। मुल्ला बीच में खड़े थे, हाथ में एक पुरानी लकड़ी की छड़ी। रात जैसे ही गहरी हुई, बाजार की गलियां खामोश हो गई। अचानक एक फुसफुसाहट हुई। किसी ने कहा कि एक छाया चली गई। सबने ध्यान से देखा तो पाया कि एक आदमी 2-4 किलोमीटर दूर से बड़ी ही फुर्ती से आ रहा था। हाथ में प्लास्टिक का बैग था और चेहरा आधा काला कर रखा था। बिल्कुल अचंभे वाली चोरी डाकू फिल्म का सस्ता चित्रण। जैसे ही वो पास पहुंचा, उसने बैग को छुपा लिया और कदम बढ़ाए। मुल्ला ने आवाज उठाई, अरे भाई, कहां इतनी दौड़ते हो? क्या अखाड़े गए हो? आदमी ने ठिठक कर मुड़कर देखा और हकलाया, मुल्ला साहब, मैं बस थोड़ी हवा लेने निकला था। लोग हंस पड़े पर मुल्ला की आंखों में ठहराव था। उन्होंने कहा, तो हवा लेते देते तुम्हारे हाथ में बैग क्यों है? आदमी ने घबराकर बैग खोला और उसमें से निकला एक पुराना टोकरा, कुछ सड़गे आलू और एक आधाप का आम। लोगों की हंसी छूट पड़ी। वो आदमी असल में बाजार के ही एक सहायक गल्ले वाला निकला, जो रात की ठंड में भूख से कुछ ले गया था और अब मजाक में शर्मिंदा दिख रहा था। मुल्ला ने कहा, देखा, यही बात है। सस्ते बदमाश समझते हैं कि कोई भी देखेगा नहीं, पर शहर की आंखें बड़ी तेज होती हैं, सिर्फ देर से जागती हैं। लोग हंसे और लौटने लगे, पर तभी एक और साया झपटा और इस बार कुछ अलग निकला। 2 लड़के जो अपने घुने बालों को छोटी टोपी में छुपा रहे थे और उनके हाथों में टूटी फूटी हंसी थी। उनके चेहरे पर निडर रवैया था, पर उनसे निकलने वाली हरकतों में वो बचपन की मासूमियत चमक रही थी। चोरी उनके लिए रोमांच जैसा था और खुद उन्हें भी नहीं पता था कि इसका असर क्या होगा। मुल्ला ने उनसे धीरे से कहा, बेटा, रात को क्यों घूमते हो? पढ़ाई काम कुछ नहीं। छोटे ने जोर से कहा, अरे मुल्ला साहब, हम तो बस मस्ती कर रहे थे। आप भी जवान थे तो मस्ती करते थे ना? मुल्ला झट से मुस्कुराए और बोले, हां, पर मस्ती और चोरी में फर्क होता है। चोरी मस्ती नहीं, गलत रास्ता है। लड़कों की आंखें झपक उठीं। उनका शरारती चेहरा थोड़ी शर्म से भर गया। मुल्ला ने कहा, तुम लोग अगर असली मस्ती चाहते हो तो मुझे कुछ दिखाओ। दोनों ने आश्चर्य से देखा। क्या दिखाएं? मुल्ला ने कहा, ठीक है, तुम लोग कल सुबह चौके छत पर आओगे। मैं तुम्हें एक असली जुगाड़ दिखाऊंगा। अगली सुबह शहर भर में सुर्खी ये रही कि मुल्ला कुछ नया खेल दिखाने वाले हैं। लड़के उत्साहित थे। उन्हें लगा कोई डर नहीं, बस मजा। चौकाछत पर लोग इकट्ठा हुए और मुल्ला ने कहा, देखो बेटा, मस्ती के लिए कोई चोरी क्यों करे? अगर तुम सस्ते बदमाश बनोगे तो लोग तुम पर हंसेंगे, पर अगर तुम चालाक बनकर सही रास्ता अपनाओगे तो सब तुम्हारी इज्जत करेंगे। उसने फिर एक योजना बनाई। दुकान वालों से कहा कि वे उन लड़कों को काम पर रख लें, लेकिन मजेदार काम। उन्हें गली गली घूमकर लोगों को सुबह की मिठाई बांटनी है और उसके बदले उन्हें हर दिन एक कपड़ा और खाना मिलेगा। लड़कों के चेहरे खुश हुए। हर रोज चोरी की जगह अब रोज की कमाई होगी। समय बीता और वो तरीका काम करने लगा। लड़के अब सुबह उठकर मिठाई बांटते, लोगों से हंसते और शाम को अपनी कमाई में से कुछ बचत कर घर लेते। उन्होंने चोरी छोड़ी क्योंकि चोरी में जो डर और पछतावा था वो मीठी कमाई में नहीं था। शहर ने देखा कि सस्ते बदमाश भी ठीक हो सकते हैं, बस किसने उन्हें सही दिशा दिखाई ये मायने रखता है। पर कहानी में अभी और भी मसाला था। शहर में एक बड़ा मसला ये था
कि कुछ लोग दिखावटी बड़े बड़े दंगों की योजना बनाते, बड़े नाम और दिखावे के लिए। इनमें से एक शहंशाहाना सस्ता बदमाश था। नाम था काका बेमेल, जो हर बात को बड़ा बनाता और छोटी छोटी चोरी को शाही घटना बता देता। वो हमेशा शहर के चौक में खड़ा होकर बड़ी बड़ी बातें करता और लोगों को डराने का नाटक करता। उसने बच्चों को डराकर उनसे कैंडी छीन ली और बाद में दावा किया कि उसने बाजार की रक्षा की है। इसे सुनकर मुल्ला की हंसी छूट पड़ी और उन्होंने सोचा कि ऐसे सस्ते दिखावों का भी इलाज ढूंढना होगा। मुल्ला ने काका बेमेल के लिए भी एक योजना बनाई। उन्होंने शहर के सबसे बड़े मैदान में घोषणा करवाई कि कल सुबह एक बड़ा न्याय महोत्सव होगा, जहां हर कोई अपना दर्द सुना सकेगा और सुधरने का मौका मिलेगा। काका बेमेल ने सोचा कि ये उसकी शोहरत बढ़ाने का सही मौका है। वो मंच पर चढ़ा, हाथ में एक थाली और आवाज तेज करके बोला, देखो लोगों, मैं ही यहां का सबसे बड़ा रक्षक हूं। इन शहर वालों की रक्षा के लिए मैं रात दिन जागता हूं। लोग सन्न रह गए, पर फिर हंसी छूट पड़ी। किसी की आवाज में खनक थी, किसी की आंखों में तरस। मुल्ला ने शांत भाव में कहा, काका, अगर तुम सच में रक्षक हो तो साबित करो। आज तुम हमारे लिए सिर्फ एक काम करोगे, हमारे साथ मिलकर सबको खिलाओ। काका बेमेल को समझ नहीं आया, खाना खिलाना? ये तो उसकी फितरत के खिलाफ था। पर भीड़ उसे देख रही थी, इसलिए उसने अनिच्छा से हाँ कह दी। मुल्ला ने बाजार के दुकानदारों से कुछ मिलकर बड़ा सा थाल बनाया। उसमें छोटा छोटा खाना और मिठाई रख दी। काका ने गुर्राते हुए थाली उठाई और लोगों की ओर बढ़ा, पर जैसे ही उसने पहला कटोरा पकड़ा, उसकी थाल फिसली और सारी मिठाई गिर गई। भीड़ ने तालियां बजाई और काका का बड़ा नाटक छोटा सा खेल बन गया। काका शर्म से लाल हो गया, पर तभी मुल्ला ने उसके पास जाकर कहा, दिखावती रक्षक, असली रक्षक वही होता है जो गिरती हुई थाली उठाकर दूसरों को खिलाए, न कि खुद को चमकाने के लिए दूसरों का खाना छीन ले। उठो, हाथ धोकर दूसरों की मदद करो। काका की आंखों में कुछ बदल गया। लोगों की हंसी अब उसके लिए तिरस्कार बन गई थी और उसने पहली बार महसूस किया कि दिखावा कितना खाली होता है। धीरे धीरे शहर में परिवर्तन आने लगा। छोटे मोटे चोर जो कभी शोहरत के लिए बड़े बड़े दावे करते थे, अब मिलकर काम करने लगे। दुकानदारों ने उन्हें मामूली काम दे दिए, दीपक जलाना, गलियों को साफ करना, पत्थर उठाना, पर हर काम के बदले उन्हें ईमानदारी और इज्जत मिली। मुल्ला नसीरुद्दीन हर शाम किसी न किसी को नई राह दिखाते, कभी हंसाकर, कभी पकड़कर, पर हमेशा समझाकर। लोग कहते, मुल्ला का इलाज है, सस्ता या महंगा, कोई भी बदमाश हो, मुल्ला उसे इंसान बना देते हैं। एक दिन शहर में एक नया किस्सा आया। एक आदमी जिसने खुद को शहजादा क्राइम कहा, उसने शहर में शोर मचाया कि वो महान चोर है और उसकी कहानियां विदेशों तक पहुंची है। वो सस्ता चोर नहीं था, पर उसकी चालें इतनी घिसी पिटी थी कि सुनने वाले ही हंस उठते। शहजादा ने ठाना कि वो मुल्ला को सबक सिखाएगा। उसने एक रात शहर के लेन देन की नकली नोटबंदी की। उसने कुछ पुराने कागजों पर नकली पैसे छापे और बाजार में छिड़क दिए कि लोग उसे सच माने। सुबह होते ही लोगों के हाथों में रंगीन कागज आ गए और अफरातफरी मच गई। दुकानदार डर गए और शहजादा की हंसी शहर में गूंज उठी। पर मुल्ला ने चुटकी बजाकर कहा, अरे वाह, नया रंगीन सूटब आया है, नाम है नकली नोट। चलो देखते हैं इसका खेल। मुल्ला ने ठहाके लगाए और फिर शहजादा को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, तुम तो बड़े शहजादे हो, बड़े छोटे रंगीन कागज बनाते हो। अब बताओ, यदि ये कागज सच होते तो तुम इन्हें क्यों छोड़ देते? असल शक्तियां हाथ में नहीं, दिमाग में होती है। शहजादा की आंखें चमकी, पर फिर वो चकित हुआ। मुल्ला ने बाजार के कुछ बच्चों को बुलाया और उनको सिखाया कि कैसे असली और नकली नोट अलग पहचाने जाते हैं, कागज की खुशबू पानी में कैसे तैरते हैं, आदि।
भीड़ में से कुछ लोग शहजादे के पास गए और उससे नकली नोट छीन लिए। उसे शर्मिंदगी हुई, पर साथ ही वो समझ गया कि दिखावा और धोखा दूर तक नहीं चलता। समय के साथ शहर में सस्ते बदमाशों का साया मिटने लगा। लोगों ने देखा कि जब उन्हें काम और इज्जत मिलती है तो चोरी की ललक कम हो जाती है। मुल्ला ने कहा, बदमाशी महंगी भी होती है और सस्ती भी, पर फर्क इतना है कि महंगी बदमाशी का इलाज भी मुश्किल होता है, पर सस्ती बदमाशी को सिर्फ एक प्यारी सी बात से सुधारा जा सकता है, काम और प्यार। उसकी ये बात लोगों के दिल में उतर गई। कई बदमाश जो कभी डर और दिखावे में जिए थे, अब रोज रोज की छोटी छोटी खुशियों में जीने लगे। किसी ने सब्जी का ठेला खोल लिया, किसी ने जूते की मरम्मत शुरू की, तो किसी ने बच्चों को पढ़ाने लग गए। एक दिन शहर में एक बच्चा आया। उसका नाम नन्हा गुल्लू था। वो छोटा सा, बोलचाल में चिकना और हर किसी की जेब में हाथ डाल लेने की आदत था। पर मुल्ला ने उसे देखा और कहा, गुल्लू, तेरे हाथ तेज है पर तेरी हिम्मत कमजोर है। क्यों ना हम तेरे हाथों को अच्छे काम में लगाएं? गुल्लू ने पूछा, कैसा काम मुल्ला? मुल्ला ने उसे बुलाकर बाजार के एक बुजुर्ग दवा बेचने वाले के पास भेजा। दवा वाले ने अपने ग्राहक आने पर गुल्लू को छोटी छोटी चीजें देने को कहा और उसे सिखाया कि कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे पैसे गिने जाते हैं। गुल्लू ने पहली बार खुद की कमाई से एक चॉकलेट खरीदी और उसकी आंखों में वही चमक आ गई जो अब तक चोरी में नहीं आई थी। उसने फिर कभी किसी की जेब नहीं छुई। उसकी जगह उसने छोटी छोटी चीजों में आनंद पाया। कई महीने बाद शहर बिल्कुल बदल चुका था। अब लोग कहते थे कि यहां के सस्ते बदमाश महंगे कलाकार बन गए हैं। मैं इसलिए कि अब उनकी मेहनत और उनका बदलना किसी कीमत से कम नहीं। मुल्ला नसीरुद्दीन एक शाम मस्जिद के छोटे से आंगन में बैठे थे जब उन्होंने सभी को बुलाकर कहा, देखो बच्चों, शहर का सबसे बड़ा खजाना वहां नहीं जहां लोग सोचते हैं। खजाना उस ईमानदारी में है जो तुम कमाते हो, उस हंसी में है जो तुम बांटते हो, और उस शौक में है जो तुम मेहनत से पूरा करते हो। सस्ता माल जरूरी नहीं कि हमेशा सस्ता रहे। अगर उसे सच्चे दिल से संभालो तो वो भी अनमोल बन जाता है। सब लोग तालियां बजाने लगे और शहर में फिर से खुशियां लौट आई। और मुल्ला, वो अपनी प्याली में चाय लेते, कभी कभी अपने पुराने किस्सों को दोहराते, पर अंदर से संतुष्ट रहते कि एक बार फिर से शहर ने सस्ते बदमाशों को महंगा सबक सिखाया। महंगा इसलिए कि उन्होंने अपनी जिंदगी बदल दी। शहर की गलियां अब शोर से कम और हंसी से ज्यादा गूंजने लगी। बच्चों की दौड़ भाग में अब चोरी नहीं, खेल था। दुकानदारों की आवाज में अब डर नहीं, सौदा था। और काका बेमिल ने भी एक दिन चुपके से कहा, मुल्ला, तुम्हारी एक बात ने मुझे इतना बड़ा आदमी बना दिया कि अब मैं खुद को शर्मिंदा नहीं होने देता। मुल्ला ने हंसकर कहा, काका, बड़ा होना आसान नहीं, बड़ा दिखाई देना आसान है, पर याद रखना, असली बड़ा वही है जो गिरते को सहारा दे और सस्ते बदमाश को महंगा बना दे। शहर के लोग तब से अक्सर ये कहानी सुनाते हैं, कैसे मुल्ला नसीरुद्दीन ने सस्ते बदमाशों को पकड़ने की बजाय उन्हें सही रास्ता दिखाया, कैसे चाट बाटी की मिठास ने चोरी की खटास मिटा दी, और कैसे एक टोकरा टूटे हुए आलू और आधेब के आम ने शहर के बदलाव की शुरुआत की। हर बार जब कहानी सुनाई जाती, लोग हंसते और कह देते, सस्ते बदमाश भी सस्ते न रहें, उन्हें सस्ते ही नहीं सोचो, उन्हें समझो। और अगर कभी तुम शहर में गली गली घूमो और किसी को चोरी करते देखो तो मत बोलो कि तुमने नहीं देखा, कह देना, मुल्ला से पूछो। शायद वही आए और उसकी प्यारी सी मुस्कान और एक छोटी सी समझदारी से तुम भी देखो कि कैसे सस्ता बदलकर अनमोल बन जाता है। मुल्ला नसीरुद्दीन उस सुबह भी अपनी पुरानी चपाती की दुकान के पास बैठे थे, जिस पर अक्सर उनके विचारों की छोटी छोटी दुकानें लग जाती थी। बाजार हल्का सा सुनसान था क्योंकि शाम की चहल पहल अभी बाकी थी, पर आज की हवा में कुछ अजीब सी उछलन थी, जैसे कोई खबर हवा को पकड़े हुए दौड़ रही हो। लोगों की आंखों में हल्की चालाकी थी और चेहरे पर वही बचपन की जिज्ञासा जो किसी भी छोटी सी उथल पुथल में
तुरंत जाग उठती है। तभी अचानक दूर से किसी ने आवाज लगाई, देखो, दरबारी भाग रहा है, राजा का दरबारी भाग रहा है। ये सुनकर सबकी नजरें उसी ओर मुड़ गई जहां से आवाज आई थी। सचमुच एक चमकदार चौकन्ना आदमी, ऊपर से गले तक भरपूर कढ़ाई वाला कोट और सिर पर बड़ा सा पगड़ी जैसा कुछ पहनकर घोड़े की तरह दौड़ता हुआ शहर की मुख्य सड़कों की ओर जा रहा था। उसके पीछे 2-3 नौकर दौड़ रहे थे, पर दरबारी अकेला इतना तेज और इतना बेचैन लग रहा था कि लोग अपनी हंसी रोक ही नहीं पाए। मुल्ला ने अपनी टोपी सीधी की और बातों में लेकर उठ खड़े हुए। उनके चेहरे पर वही शरारती मुस्कान थी जो किसी भी उलझन को उलटने के काम आती थी। दरबारी शहर की गलियों में भागता जा रहा था। कभी एक बाजार के मोड़ पर मुड़ता, तो कभी गलियों में घुसकर रंग बिरंगे मिठाई के ढेरों को छू कर चलता। उसकी पगड़ी अक्सर गिरने लगती और नौकर उसे पकड़कर ऊपर चढ़ा देते। लोग दौड़ते हुए उसके साथ साथ निकलते और पूछते, क्या हुआ साहब, आप क्यों भाग रहे हैं? पर दरबारी कुछ कहता नहीं, केवल अपने हाथ से छाती पर जोर मारकर आगे बढ़ता जाता। कुछ बच्चे पीछे पीछे दौड़ पड़ते और चीखते, देखो, दरबारी भाग रहा है, भागता दरबारी। उनकी मासूम आवाजें हवा में फूल बनकर तैरने लगी। मुल्ला ने सोचा, ये कोई नई तमाशा है या कुछ और? वो धीरे धीरे आगे बढ़े और भीड़ के बीच से दरबारी को देखने लगे। दरबारी का चेहरा लालसा था, आंखों में अराजकता का रंग चमक रहा था और उसके पंखे जैसे कपड़े हवा में झुलस रहे थे। मुल्ला ने नौकरों से पूछा, बताओ क्या हुआ? राजा ने नया फरमान निकाला क्या? नौकरों ने थकते हुए कहा, नहीं, हमारे मालिक ने कोई फरमान नहीं सुना। वो बस आज सुबह से भाग रहे हैं। पहले तो छोटे छोटे कामों पर भागते थे, जैसे मीठे की दुकान से झट से गुजर आना, फिर किसी का संदेश 2-3 बार भूल गए और अब पूरी तरह भागते फिर रहे हैं। हमें समझ नहीं आता क्या करते हैं। यह सुनकर मुल्ला की आंखों में चमक और बढ़ गई, चालाकी की चमक। उन्होंने कहा, तो इसका हल बिल्कुल आसान है। भागते हुए आदमी का पीछा न करो, उसको बैठाओ। भागता आदमी वही सोचता है जो भागता है। उसे रुकाने का सही तरीका है उसे ऐसा काम दे जो बैठने पर बाध्य करे। लोग शायद पहली बार किसी भागते दरबारी को इतने शांतिपूर्ण उपाय की तरह देख रहे थे। मुल्ला ने तेजी से दरबारी के आगे निकलने का रास्ता तैयार किया। उन्होंने बाजार के कुछ बच्चों को बुलाया और कहा, तुरंत एक छोटी बेंच ढूंढ कर लाओ और पास में बैठने वालों को भी कहना कि जैसे ही वह आए उसको फुलझड़ी वाली कहानियां सुनानी है। बच्चों ने आश्चर्य से देखा पर मुल्ला की बात मान ली, क्योंकि जब मुल्ला बोलते थे तो उनकी बातें अजीब तरह से असर करती थी। बेंच लाई गई और मिलकर बाजार वालों ने एक आसी जगह बनाई जहां दरबारी थक कर बैठ जाए। कुछ ही मिनटों में दरबारी उसी तरफ दौड़ता हुआ आया और जैसे ही उसने बेंच देखी, उसकी कदमों की चाल धीमी पड़ गई। उसने बेंच पर छलांग लगाई और सांस लेते हुए बोला, मैं नहीं जानता कि मैं किससे भाग रहा हूं। यह बेचैनी मुझ में डर डाल देती है। मैं दरबारी हूं। मेरा काम राज के लिए दौड़ना नहीं है। मैं तसल्ली देने वाला आदमी हूं। पर आज कुछ ऐसा हुआ कि मैं खुद से भाग रहा हूं। लोग हैरान थे। दरबारी की आंखों में थोड़ी शर्म और बहुत सी अफरातफरी चमक रही थी। मुल्ला ने उठकर उसके सामने आकर कहा, तो बताओ प्रिय दरबारी, तुम किससे भाग रहे हो? और तुम इतना क्यों भाग रहे हो कि तुम्हारी पगड़ी भी पूछती सी रहती है कि आखिर किस बात की इतनी जल्दी? दरबारी ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे एक एक शब्द कहने लगा। कल रात्रि में महल में एक बड़ा मेहमान आया था। कोई अनोखा आदमी जो शहर की गलियों में घूमता था और लोगों की तकलीफें सुनता था। राजा ने कहा कि उसे दरबार में लाकर खड़ा करो और मेरी बातों का तकाजा सुनो। पर जब वो व्यक्ति आया, उसने राजा से कहा, तुम्हारे दरबारी भागते हैं, पर तुम्हारे दरबार में कौन भागता है? राजा ने हंसकर कहा, कौन भागेगा मेरे दरबार से? पर उस अनोखे ने कहा, वहां जो लोग अपनी सच्ची सूरत से भागते हैं, वही दरबार से भागते हैं।
फिर उसने देखा कि दरबारी हंस कर पुराने गाने गूंथा करते हैं, पर पीछे से उनकी आंखें कुछ और कहती हैं। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, देखो तुम और तुम्हारे जैसे कितने लोग हैं जो अपनी असली आवाज से भागते हैं। ये सुनकर मुझे अजीब सी शर्म आई और मैं आज यहां से भागने लगा। मुझे लगा कि मैं अपनी सच्चाई से भाग रहा हूं। मुल्ला ने दरबारी की बात आंसू में समेटी हुई सुनी और फिर बड़ी नरमी से कहा, अच्छा तो बात साफ है, तुम अपनी सच्चाई से भाग रहे हो। और कैसे भागोगे जब सच्चाई अपने ही पांव पर खड़ी है? भागने का बहाना तो बस बहाना है। हमें अब यह सोचना होगा कि इसे कैसे रोका जाए ताकि उसकी सच्चाई उसे दर्द न दे और वो अपने ही शहर का दरबारी गर्व से बनकर घूमे। दरबारी ने पूछा, और कैसे रोका जाए? मैं तो बस भागता रहता हूं। मुल्ला ने मुस्कान के साथ कहा, हम उसे ऐसी ड्यूटी देंगे जिसमें वो भागे नहीं, बल्कि ठहर कर सुनने का काम करे। सुनना ठहरने का संन्यास है, और सुनने से जो सच्चाई निकलती है वही असल में दरबार का श्रृंगार है। मुस्कुराहट के साथ मुल्ला ने शहर वालों को समझाया कि हर रोज शाम को दरबारी को बाजार के चौक पर बैठाकर लोगों की बातें सुननी चाहिए। शिकायतें, खुशियां, छोटी छोटी बातें, और दरबारी को हर एक के सामने अपनी सच्चाई बांटनी चाहिए। दरबारी को यह सुनकर अजीब सी राहत मिली। शायद उसे अब घर लौटने का कोई मकसद मिल गया। अगले दिन से ही दरबारी ने रोजाना बाजार पर आना शुरू कर दिया। पहले तो लोग उसे तानेकते देखते थे, देखो वो भागता हुआ वापस आ गया। पर जैसे जैसे दिन बीतते गए, दरबारी ने अपनी पुरानी रफ्तार कम कर दी और धीरे धीरे लोगों की कहानियां सुनना शुरू कर दिया। वो सुनता, हंसता और कभी कभी अपना मन भी खोल देता। लोगों ने देखा कि जब वो सुनता है तो चेहरा मुलायम हो जाता है और पगड़ी पर से वो बड़पन उतर कर इंसान बन जाता है। कहानी यहां तक तो सुंदर लगती है, पर इस बीच शहर में कुछ उछल कूद भी हुआ। कुछ लोग ये सोचने लगे कि दरबारी की भागती हुई आदत उसी वक्त जीवित हो जाती है जब कोई नई अफवाह बाजार में फैलती है। एक दिन अफवाह आई कि दरबारी ने महल की कुछ गुप्त बातों को गलियों में बताना शुरू कर दिया है और राजा का मन जल गया है। ये अफवाह बड़ी तेजी से फैली और अगले ही पल राजा के सैनिक बाजार में आने लगे। लोगों ने घबराकर दरबारी को छिपाने की कोशिश की, पर बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। सैनिकों के आने की आहट सुनकर दरबारी फिर से भागने लगा। डर फिर से उसके पैर पकड़ने लग गए। मुल्ला ने तुरंत स्थिति को समझा और बिना देर किए बाजार के बीचों बीच खड़े होकर जोर से बोले, ओ सैनिकों, तुम क्यों आए हो? क्या तुमने कहीं कोई संगीन अपराध की आवाज सुनी, या फिर तुम भी भागने की कला सीखने आए हो? सैनिक, जो कठोर चेहरे और नीचे तक बैठे औपचारिकता के आदर्श थे, पहली बार किसी मुल्ला के सवाल से जरा असमंजस में पड़ गए। मुल्ला ने सैनिकों से कहा, देखो, हमारे दरबारी ने कुछ गलत नहीं किया। अगर उसने कोई बात कही भी है तो वो बात है जोहरत में रहती है। कभी किसी ने अपनी सच्चाई नहीं छुपाई और उसका नाम दुनिया में छिपा नहीं रह सका। पर तुम लोगों की चिंता दूर करने के लिए मैं आज यहां एक बड़ा फैसला करूंगा। तुम सभी बैठ जाओ और हमारे दरबारी से खुद सुनो कि क्या उसने कहा था। सैनिकों को इस तरह टोका गया तो उनकी भौहें तंग गई, पर उन्होंने भीड़ का उत्साह देखकर वही बैठना बेहतर समझा। दरबारी ने धीरे धीरे अपना मन खोलकर कहा, हां, मैंने कुछ बातें कही थी। मैंने कहा कि राजा का दरबार सच्चाई से भाग रहा है क्योंकि वहां लोग अपनी असलियत छुपाते हैं। मैंने ये भी कहा कि जो दरबारी रोज भागते हैं उन्हें ठहरने का एक मौका दिया जाना चाहिए ताकि वे खुद को जान सकें। सैनिकों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर धीरे धीरे उनसे भी सहमति व्यक्त हुई। आखिरकार सत्य कोई अपराध तो नहीं था। यह सुनकर राजा का प्रतिनिधि, जो भीड़ में मौजूद था, उठकर आया और बोला, हमारी गलती हुई कि हमने अफवाहों पर विश्वास कर लिया। दरबारी की भागती आदत उसके भीतर की बेचैनी का प्रतीक थी, पर उसने जो कहा हमरे शहर की सच्चाई बताने की प्रेरणा देता है। हम उसे न केवल माफ करते हैं बल्कि उसे एक नई जिम्मेदारी देंगे।
वो अब न केवल दरबार का प्रतीक होगा, बल्कि लोगों के बीच की आवाज भी बनेगा। ये सुनकर हाथों में तालियां गूंज उठीं और दरबारी की आंखों में तरस सा अनजाना भाव दोबारा खिल उठा। धीरे धीरे दरबारी ने अपनी भागती आदत को त्याग दिया, क्योंकि अब वो भागना नहीं चाहता था। उसे अब ठहरना सिखाया जा रहा था। वो चारों ओर घूमकर लोगों की समस्याएं सुनता और महल में जाकर राजा को बताता, न किसी दहेज की तरह, न किसी कटुता की तरह, बल्कि एक प्यारे दोस्त की तरह। उसकी ये सच्चाई धीरे धीरे महल में भी असर कर गई। राजा ने देखा कि जब उसके दरबारी ने लोगों की बातें सुननी शुरू की, तो महल में भी वही सरलता आई और लोगों ने राजा को भी समझना शुरू किया। कहानी का सबसे मजेदार मोड़ तब आया जब एक दिन दरबारी को अचानक याद आया कि वो बचपन में भागते हुए खेतों में भी भागा करता था। वो भागना इसलिए छोड़ना चाहता था कि वो बड़ा दिखे, पर अब उसने महसूस किया कि भागना और डरना दो अलग बातें हैं। असली भागना तो खुशियों के पीछे भागना है, डर के पीछे नहीं। उसने एक बार महल में घोषणा कर दी कि वो अब सरकारी समारोह में भागेगा, पर लोगों के साथ हंसते गाते भागेगा। मजाक में नहीं, बल्कि इस इरादे के साथ कि भागकर वो अपने बच्चों को ठहाके दे सके। राजा ने ये प्रस्ताव अजीब समझा, पर उसने भी सहमति दे दी। आखिर उसकी सच्चाई अब दरबार का हिस्सा बन चुकी थी। समय के साथ शहर का रंग बदल गया। लोग अधिक खुलकर बोलने लगे और दरबारी का दौड़ना भी बदल गया। अब वो कभी कभी बच्चों के साथ दौड़ लगा लेते और बच्चों की हंसी में भागकर अपने पुराने डर को भूल जाते। मुल्ला उन बदलती तस्वीरों को दूर से देखकर मुस्कुराते। कभी कभी उसकी बूढ़ी आंखों में एक लालटेन की तरह चमक आ जाती। लोग कहते, देखो ना, वो दरबारी जो भागता हुआ हमारी गलियों में अब भी समय समय पर दौड़ता है, लेकिन वो दौड़ खुशी की तरफ होती है, न कि डर की। कहानी के अंत में उस दिन आया जब राजा ने खुली सभा बुलाई और वहां पर सभी लोगों से कहा कि दरबार का असली काम केवल सत्ता नहीं, बल्कि सच्चाई और सेवा है। उसने दरबारी को समर्पित करते हुए कहा, वो दरबारी जिसने कभी भागना सीखा है और अब ठहरना भी, वो हमारा सबसे कीमती खजाना है। उसने हमें सिखाया कि भागकर डर छुपाने से कुछ नहीं होता, बल्कि ठहरकर सुनने और बोलने से दिलों को जोड़ना होता है। भीड़ में तालियां और खुशियों की झंकार गूंजी। मुल्ला ने एक कोने से देखा और उसकी आंखों में संतोष की गहराई थी। उसे याद आया कि कैसे उसने उस भागते दरबारी को बेंच पर बैठाकर कहानी सुनवाई थी और कैसे आज वही दरबारी सबका मान बढ़ा रहा था। और शहर, वो दिन प्रतिदिन और भी जीता जागता हो उठा। लोग अब किसी को भागते देखकर हंसते नहीं थे और नहीं डरते थे। वे उस भागने को समझते थे और अगर जरूरत पड़ी तो मुल्ला की सलाह से किसी को बेंच पर बैठा देते, क्योंकि अब उन्हें पता था कि भागते हुए मन को कुछ ठहराव चाहिए। मुल्ला खुद एक दुकान पर वापस लौट आए। आज भी वही चपाती की दुकान, पर अब औरों की कहानियां सुनाते हुए उनकी आंखों में नई चमक थी। उन्होंने कहा, दौड़ना भी जरूरी है और ठहरना भी, पर सबसे बड़ी बात यह है कि भागते हुए भी तुम अपनी सच्चाई को मत छोड़ो, क्योंकि वही तुम्हें असल में बड़ा बनाती है। कई सालों बाद शहर की आने वाली पीढ़ियां जब इस कहानी को सुनती थी तो बच्चे हंसते हुए कहते, याद है जब दरबारी भागता था? और बड़े प्यार से जवाब देते, हाँ, और याद है मुल्ला ने उसे बेंच पर बैठा दिया था? तभी बच्चे दौड़कर बाजार की बेंच पर जाकर बैठ जाते और कहते, मुल्ला, हमें भी कोई कहानी सुनाओ। मुल्ला मुस्कुराकर उन्हें बुलाते और कहानियां सुनाते, पर हर कहानी के बीच में एक ही पाठ होता, भागना जरूरी है, पर अपनी सच्चाई से भागना नहीं। और अगर तुम कभी शहर आओ और दरबारी को भागता देखो तो डरना मत, उल्टा उसके पीछे पीछे लग जाओ और कहो, रुक जाओ, एक कहानी सुनो। हो सकता है उसने भी किसी बेंच की तलाश में ही दौड़ लगाई हो। और मुल्ला वहां से मुस्कुराकर कहेंगे, अरे यही तो असली मजा है। हम सब भागते हैं, पर कोई न कोई आता है जो हमें रोककर बैठा देता है। मुल्ला नसीरुद्दीन और 10 दरबारी हुए गायब। एक दिन सुबह होते ही
शहर की हवाओं में कुछ अजीब सा बेचैन सन्नाटा फैल गया। मस्जिद के पास चाय की दुकान पर बैठे मुल्ला नसीरुद्दीन ने जैसे ही बाजार की ओर देखा, उनकी आंखों ने एक अजीब सी हलचल देख ली। लोग भागते, गपशप करते और किसी के गले में चिंता का फासला फैलता जा रहा था। एक बच्चे के मालिकाना अंदाज में चीखने पर लोग ठिठक पड़े। राजा के 10 दरबारी गायब हो गए। ये शब्द हवाओं की तरह चारों तरफ फैल गया। दुकानदारों ने अपनी दुकानें आधी अधूरी खुली छोड़ दी। बच्चे अपनी गेंदें वहीं पड़ी छोड़कर घरों की ओर भागे और महिलाएं अपने बेटे बेटियों को गोद में लेते हुए बातें करने लगी। मुल्ला ने चाय की प्याली के किनारे पर उंगली टिकाई और बोला, अच्छा, 10 दरबारी? फिर तो बाजार की हवा में बड़ा मसाला है। लोगों ने कहा, मुल्ला साहब, मजाक मत करो, वे सचमुच गायब हैं। कल रात महल में शाम को जश्न था। सब दरबारी वहां गए थे, पर सुबह जब राजा का दरबार खुला तो 10 कुर्सियां खाली मिली। कोई नहीं मिला। राजा ने पूरे शहर में सर्च चलवा दी, पर पता नहीं चला। मुल्ला ने टोपी का कान सहलाया और मुस्कुराते हुए कहा, तो मेरा काम शुरू हुआ। गायब चीजें भी मिलनी चाहिए और गायब लोग भी। मुल्ला के लिए गायब होने की शॉर्टकट पक्की थी। या तो कोई गुप्त प्यार होता है, या कोई गुप्त गुस्सा, या फिर कोई गुप्त योजना। उसने तुरंत 4-5 लोगों को अपने साथ बुला लिया। शहर के चौकीदार, नाई, हजीरों का एक छोटा सा जत्था और चाय वाले की एक बुद्धिमान बेटी। सब मिलकर मस्जिद की आंगन में बैठ गए और मुल्ला ने कहा, पहला नियम, अफवाहों की दीवार पर भरोसा मत करो। दूसरा नियम, जो चीज अचानक गायब होती है, अक्सर उसे लेकर कोई दिखावे के लिए या डर के कारण भागा होता है। तीसरा, अच्छा तीसरा भूल जाओ, पर जो बात असल में जरूरी है, हमें हर दरबारी की आदत, हर दरबारी का मंत्र और हर दरबारी की शौकियत मालूम करनी होगी। लोगों ने कहा, पर हम तो बस कैसे पता करें? मुल्ला ने आंख मारकर कहा, ठीक है, तुम लोगों को रात दिन दौड़ना नहीं, सुनना होगा। मैं सबसे पहले उन 10 दरबारियों का नाम और कहानी पूछता हूं। उसे सबसे पहले दरबारी मियां गुलाम रहमान मिले, एक हल्के से स्निग्ध चेहरे वाला आदमी जो चाय की दुकान के पास ही रहता था। उसने कहा, मुल्ला साहब, मैं कल रात देर तक महल में रहा। हम सब ने राजा के लिए नए ताशे गढ़े थे, पर न जाने क्यों कुछ देर बाद सब लोग अलग अलग हो गए। कुछ कहकर चले गए, कुछ बहाने बनाकर निकल पड़े और कुछ तो बस धुंध में मिले ही नहीं। मुल्ला ने पूछा, किसने आखिरी बार किसको देखा? गुलाम रहमान ने सिर खुजा लिया और बोला, अख्तर मियां ने कह दिया था कि उसे अचानक एक पंछी ने डरा दिया और वो बाहर गया। अब वो भी नहीं मिला। मुल्ला ने नोट किया और उसकी आंखों में हल्की मुस्कान रही। एक एक नाम उसकी नोटबुक में उतरता जा रहा था। फिर मुल्ला ने हंसते हुए कहा, चलो, सबसे पहले हम उन्हीं के घरों पर जाएंगे जो सबसे अजीब सी हरकतें करते हैं, कभी भी अचानक निकल पड़ते हैं, बहुत चुपचाप बात करते हैं और रात में जश्न की बातें करके भी जैसे सबसे अलग रहते हैं। उस दिन पूरा दिन मुल्ला और उसका छोटा सा दल शहर भर में दौड़ा। वे हर दरबारी के घर गए। किसी का घर महल के पास, किसी का पत्थर सा घर शहर के पुराने हिस्से में, किसी का घर नदी के किनारे और किसी का घर चौराहे पर। मुल्ला ने हर घर में बैठकर उनकी जिंदगी की छोटी छोटी बातें सुनी। किस दरबारी को किस पुरानी चोट ने सताया, किसकी आंख में किसका नाम बसा था, किसका दिल महल की चमक से उबे हुए सपने देख रहा था। पर कोई ठोस सुराग नहीं मिला कि 10 दरबारी अचानक कहां गए। हर किसी ने वही बताया, मैं तो बस थोड़ी दूर गया था, मुझे लगा महल के पिछवाड़े में कुछ गरमाइया है। मैं सो गया और सुबह उठा तो सब गायब थे। मुल्ला ने फिर शहर के चौराहे पर जाकर एक बड़ा फैसला लिया, हम कल रात महल के आसपास छिपेंगे। पर अदायगी ऐसी नहीं कि सिर्फ देखते रहें, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि जो भी दरबारी बाहर निकला हो, उसे पता लगे कि शहर उसकी तलाश कर रहा है। डर और शर्मपुर की बातें काम आती है। रात आई, मेरा मतलब है कि रात सचमुच आई। नदी के ऊपर चांद छिपा, हवाएं मंद हो गई
और चिड़ियों की आवाज धीमी। महल की ऊंची दीवारों के पास चारों ओर सिपाही चौंकाने हुए घूम रहे थे, पर मुल्ला ने कुछ और किया। उसने बाजार के छोटे छोटे दीवे ले लिए, कुछ पुराने तांबे के कान्हे, और बाजार वाले बच्चों को आदेश दिया कि वे महल के किनारे किनारे छोटी छोटी झाड़ियां बनाकर बैठे रहें, ताकि कोई भी दरबारी बाहर निकले तो बच्चों की चक्की सी चहल पहल से पता चल जाए। मुल्ला खुद एक बड़े आम के पेड़ के पीछे छिपकर झूठे खामोश बने रहे, और उनकी आंखें बार बार महल की ओर झांकती। आधी रात को जैसे ही ठंडी हवा उठी, एक हल्की सी परछाई महल के पीछे से निकली। धीरे धीरे उसका रंग बदल रहा था, पर वो कोई दरबारी नहीं था। वो एक बुजुर्ग स्त्री थी, ढेर सारा कपड़ा ओढ़े हुए, हाथ में एक छोटा बैग लिए हुए। बच्चे चिल्लाए, देखो वही चला गया। मुल्ला ने अपने साथी को इशारा किया, पर जैसे ही वे आगे बढ़े, वही परछाई दूसरी गली में गायब हो गई। वे उस रास्ते पर दौड़े, पर वहां सिर्फ कुत्ते और कुछ पुरानी जूती मिली। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा अच्छा, खुमारी में कोई बाहर निकला है, पर कोई दरबारी तो नहीं। फिर आधी रात के बाद उसके बाद कई परछाइयां आईं। कभी एक आदमी जिसने महल की ओर घुटने टेक दिए, कभी एक लड़का जो देखकर भाग गया, कभी कोई नौकर जो चोरी छिपे कुछ थैले लिए निकल पड़ा, पर सभी कहीं न कहीं गायब हो गए। वे दरबारी नहीं थे, पर सबकी परछाइयां शहर की तरफ बढ़ रही थी। मुल्ला ने आंखें चौड़ी कर कह दिया, ये कोई सामान्य चोरी नहीं, ये तो कोई योजना है जिसमें लोग खुद को छुपाते हुए किसी बड़े बदलाव का हिस्सा बन रहे हैं। उन्होंने सुबह होते ही राजा को मिलने का फैसला किया। राजा महल के दरबार में बैठे थे, चेहरा संवेदनशील और जटिल सा। मुल्ला ने विनयपूर्वक राजा से कहा, हुकुम, आपके 10 दरबारी गायब हैं और शहर परेशान है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे आपकी एक छोटी सी गुप्त बात बताएं। क्या इन दरबारियों में से किसी ने कोई गुप्त जिम्मेदारी रखी थी? कोई ऐसी चीज जो किसी और को परेशान कर दे? राजा कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, दरबारियों में कुछ ऐसे भी थे जिनके दिल में खबरें थी जो राजा के कान तक नहीं पहुंचती थी, पर किसी ने भी ऐसा नहीं किया कि वो अचानक गायब हो जाए। मुल्ला ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये अच्छी बात है, पर कभी कभी वही लोग गायब हो जाते हैं जो सबसे ज्यादा कुछ छुपाते हैं। मुझे आज रात फिर से महल के पास छिपने दीजिए, पर इस बार मैं अकेला नहीं जाऊंगा। मैं राजा से आधी रात में एक छोटी सी रोशनी का फरमान मांगूंगा। महल के पिछवाड़े में किसी भी तरह की रोशनी जलने पर सबकी खिड़कियां खुलनी चाहिए, ताकि जो छुपा है वो नजर आ जाए। राजा पहले तो जैसे हक्का बक्का रहे, पर मुल्ला की बातें इंसानियत में रंगी हुई थी, इसलिए उन्होंने हंसी हंसी में फरमान दे दिया। आधी रात से अगली सुबह तक महल की सभी खिड़कियां हल्की सी रोशनी के लिए खुली रहेंगी। उस रात मुल्ला फिर महल के पास गए, पर इस बार उनकी तैयारी अलग थी। उनके साथ शहर के कुछ प्रमुख लोग भी थे। चायवाली की बेटी, चौकीदार, नाई और हजूरों का छोटा सा जत्था। सबने महल के पीछे छुपकर इंतजार किया। आधी रात को जब महल की सभी खिड़कियां अचानक कुछ रोशनी दिखाने लगी, कुछ खिड़कियां झिलमिला उठीं, कुछ में पर्दा हल्का सा खिसका और हवा ने सरसराहट बढ़ा दी। उसी पल एक अजीब सा स्वर बाजार में गूंजा। कोई तालसुर से कविता पढ़ रहा था। फिर एक एक करके महल की कई खिड़कियां खुलने लगी और वहां से कुछ लोग नजर आए, पर वे सब दरबारी नहीं, बल्कि सारे दरबारी की जगह पर कुछ अलग लोग खड़े थे। कुछ महिलाएं, कुछ बच्चे, कुछ बूढ़े और कुछ नौकर, जिनका चेहरा डर और फैसले के बीच झूल रहा था। मुल्ला ने दौड़ कर देखा। महल के बाहर एक बड़ा सा कपड़ा बिछा हुआ था, जिस पर 10 छोटे छोटे पैकेट रखे थे और एक चिट्ठी में लिखा था, ये 10 पैकेट राजा के नाम, हर पैकेट में एक एक दरबारी की असल पहचान है। लोगों की नजरें चिमट गई। मुल्ला ने धीरे से चिट्ठी उठाई और पढ़ा। चिट्ठी में लिखा था कि दरबारियों ने अपने अपने दिल की बातें खोल दी हैं और अब वे शहर के कुछ हिस्सों में जाकर लोगों को सुनना चाहते हैं। चिट्ठी में यह भी लिखा था कि वे अपनी पहचान छुपाकर शहर में सुनवाई का आयोजन करेंगे,
ताकि वे ये जान सके कि महल के बाहर क्या सच्चाई है और राजा की हुकूमत की छवि क्या दिखती है। मुल्ला ने समझ लिया कि ये कोई छुपी छुपी तबाही नहीं, बल्कि एक बड़ा नाटक है। दरबारी जो कभी सिर्फ सुनाने और आज्ञा देने में लगे रहते थे, अब खुद सुनने निकले हैं। अगले ही पल बाजार में एक हल्का सा उत्साह फूटा। लोग बोलने लगे, दरबारियों ने खुद ही गायब रहकर शहर की सच्चाई सुननी चाहिए। पर एक बड़ी मुश्किल ये थी कि राजा और महल के कुछ लोग इस बिरादरी से नाराज थे। वे कफा थे कि दरबारी बिना बताए शहर की गलियों में जाकर लोगों की कहानियां सुनेंगे। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि जो भी दरबारी महल से बाहर गया है, उसे पकड़कर वापस लाया जाए और दंड दिया जाए। यह सुनकर मुल्ला ने राजा से विनती की, हुकुम, अगर आप दंड करेंगे तो दरबारियों की तरफ से जो सच सामने आएगा वो डर की वजह से दब जाएगा। पहले सुनिए, फिर फैसला कीजिए। हम सब ने राजा के लिए नए ताशे गढ़े थे, पर न जाने क्यों कुछ देर बाद सब लोग अलग अलग हो गए। कुछ कहकर चले गए, कुछ बहाने बनाकर निकल पड़े और कुछ तो बस धुंध में मिले ही नहीं। मुल्ला ने पूछा, किसने आखिरी बार किसको देखा? गुलाम रहमान ने सिर खुजा लिया और बोला, अख्तर मियां ने कह दिया था कि उसे अचानक एक पंछी ने डरा दिया और वो बाहर गया। अब वो भी नहीं मिला। मुल्ला ने नोट किया और उसकी आंखों में हल्की मुस्कान रही। एक एक नाम उसकी नोटबुक में उतरता जा रहा था। फिर मुल्ला ने हंसते हुए कहा, चलो सबसे पहले हम उन्हीं के घरों पर जाएंगे जो सबसे अजीब सी हरकतें करते हैं। कभी भी अचानक निकल पड़ते हैं, बहुत चुपचाप बात करते हैं और रात में जश्न की बातें करके भी जैसे सबसे अलग रहते हैं। उस दिन पूरा दिन मुल्ला और उसका छोटा सा दल शहर भर में दौड़ा। वे हर दरबारी के घर गए। किसी का घर महल के पास, किसी का पत्थर सा घर शहर के पुराने हिस्से में, किसी का घर नदी के किनारे और किसी का घर चौराहे पर। मुल्ला ने हर घर में बैठकर उनकी जिंदगी की छोटी छोटी बातें सुनी। किस दरबारी को किस पुरानी चोट ने सताया, किसकी आंख में किसका नाम बसा था, किसका दिल महल की चमक से उबे हुए सपने देख रहा था। पर कोई ठोस सुराग नहीं मिला कि 10 दरबारी अचानक कहां गए। हर किसी ने वही बताया, मैं तो बस थोड़ी दूर गया था, मुझे लगा महल के पिछवाड़े में कुछ गरमाइया है। मैं सो गया और सुबह उठा तो सब गायब थे। मुल्ला ने फिर शहर के चौराहे पर जाकर एक बड़ा फैसला लिया, हम कल रात महल के आसपास छिपेंगे। पर अदायगी ऐसी नहीं कि सिर्फ देखते रहें, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि जो भी दरबारी बाहर निकला हो, उसे पता लगे कि शहर उसकी तलाश कर रहा है। डर और शर्मपुर की बातें काम आती है। रात आई, मेरा मतलब है कि रात सचमुच आई। नदी के ऊपर चांद छिपा, हवाएं मंद हो गई और चिड़ियों की आवाज धीमी। महल की ऊंची दीवारों के पास चारों ओर सिपाही चौंकाने हुए घूम रहे थे। पर मुल्ला ने कुछ और किया। उसने बाजार के छोटे छोटे दीवे ले लिए, कुछ पुराने तांबे के कान्हे और बाजार वाले बच्चों को आदेश दिया कि वे महल के किनारे किनारे छोटी छोटी झाड़ियां बनाकर बैठे रहें, ताकि कोई भी दरबारी बाहर निकले तो बच्चों की चक्की सी चहल पहल से पता चल जाए। मुल्ला खुद एक बड़े आम के पेड़ के पीछे छिपकर झूठे खामोश बने रहे और उनकी आंखें बार बार महल की ओर झांकती। आधी रात को जैसे ही ठंडी हवा उठी, एक हल्की सी परछाई महल के पीछे से निकली। धीरे धीरे उसका रंग बदल रहा था, पर वो कोई दरबारी नहीं था। वो एक बुजुर्ग स्त्री थी, ढेर सारा कपड़ा ओढ़े हुए, हाथ में एक छोटा बैग लिए हुए। बच्चे चिल्लाए, देखो वही चला गया। मुल्ला ने अपने साथी को इशारा किया, पर जैसे ही वे आगे बढ़े, वही परछाई दूसरी गली में गायब हो गई। वे उस रास्ते पर दौड़े, पर वहां सिर्फ कुत्ते और कुछ पुरानी जूती मिली। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा अच्छा, खुमारी में कोई बाहर निकला है, पर कोई दरबारी तो नहीं। फिर आधी रात के बाद उसके बाद कई परछाइयां आईं। कभी एक आदमी जिसने महल की ओर घुटने टेक दिए, कभी एक लड़का जो देखकर भाग गया, कभी कोई नौकर जो चोरी छिपे कुछ थैले लिए निकल पड़ा, पर सभी कहीं न कहीं गायब हो गए। वे दरबारी नहीं थे, पर सबकी परछाइयां
शहर की तरफ बढ़ रही थी। मुल्ला ने आंखें चौड़ी कर कह दिया, ये कोई सामान्य चोरी नहीं, ये तो कोई योजना है जिसमें लोग खुद को छुपाते हुए किसी बड़े बदलाव का हिस्सा बन रहे हैं। उन्होंने सुबह होते ही राजा को मिलने का फैसला किया। राजा महल के दरबार में बैठे थे, चेहरा संवेदनशील और जटिल सा। मुल्ला ने विनयपूर्वक राजा से कहा, हुकुम, आपके 10 दरबारी गायब हैं और शहर परेशान है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे आपकी एक छोटी सी गुप्त बात बताएं। क्या इन दरबारियों में से किसी ने कोई गुप्त जिम्मेदारी रखी थी? कोई ऐसी चीज जो किसी और को परेशान कर दे? राजा कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, दरबारियों में कुछ ऐसे भी थे जिनके दिल में खबरें थी जो राजा के कान तक नहीं पहुंचती थी, पर किसी ने भी ऐसा नहीं किया कि वो अचानक गायब हो जाए। मुल्ला ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह अच्छी बात है, पर कभी कभी वही लोग गायब हो जाते हैं जो सबसे ज्यादा कुछ छुपाते हैं। मुझे आज रात फिर से महल के पास छिपने दीजिए, पर इस बार मैं अकेला नहीं जाऊंगा। मैं राजा से आधी रात में एक छोटी सी रोशनी का फरमान मांगूंगा। महल के पिछवाड़े में किसी भी तरह की रोशनी जलने पर सबकी खिड़कियां खुलनी चाहिए, ताकि जो छुपा है वो नजर आ जाए। राजा पहले तो जैसे हक्का बक्का रहे, पर मुल्ला की बातें इंसानियत में रंगी हुई थी, इसलिए उन्होंने हंसी हंसी में फरमान दे दिया। आधी रात से अगली सुबह तक महल की सभी खिड़कियां हल्की सी रोशनी के लिए खुली रहेंगी। उस रात मुल्ला फिर महल के पास गए, पर इस बार उनकी तैयारी अलग थी। उनके साथ शहर के कुछ प्रमुख लोग भी थे। चाय वाली की बेटी, चौकीदार, नाई और हजूरों का छोटा सा जत्था। सबने महल के पीछे छुपकर इंतजार किया। आधी रात को जब महल की सभी खिड़कियां अचानक कुछ रोशनी दिखाने लगी, कुछ खिड़कियां झिलमिला उठीं, कुछ में पर्दा हल्का सा खिसका और हवा ने सरसराहट बढ़ा दी। उसी पल एक अजीब सा स्वर बाजार में गूंजा। कोई तालसुर से कविता पढ़ रहा था। फिर एक एक करके महल की कई खिड़कियां खुलने लगी और वहां से कुछ लोग नजर आए, पर वे सब दरबारी नहीं, बल्कि सारे दरबारी की जगह पर कुछ अलग लोग खड़े थे। कुछ महिलाएं, कुछ बच्चे, कुछ बूढ़े और कुछ नौकर, जिनका चेहरा डर और फैसले के बीच झूल रहा था। मुल्ला ने दौड़ कर देखा। महल के बाहर एक बड़ा सा कपड़ा बिछा हुआ था, जिस पर 10 छोटे छोटे पैकेट रखे थे और एक चिट्ठी में लिखा था, ये 10 पैकेट राजा के नाम, हर पैकेट में एक एक दरबारी की असल पहचान है। लोगों की नजरें चिमट गई। मुल्ला ने धीरे से चिट्ठी उठाई और पढ़ा। चिट्ठी में लिखा था कि दरबारियों ने अपने अपने दिल की बातें खोल दी हैं और अब वे शहर के कुछ हिस्सों में जाकर लोगों को सुनना चाहते हैं। चिट्ठी में यह भी लिखा था कि वे अपनी पहचान छुपाकर शहर में सुनवाई का आयोजन करेंगे, ताकि वे ये जान सके कि महल के बाहर क्या सच्चाई है और राजा की हुकूमत की छवि क्या दिखती है। मुल्ला ने समझ लिया कि यह कोई छुपी छुपी तबाही नहीं, बल्कि एक बड़ा नाटक है। दरबारी जो कभी सिर्फ सुनाने और आज्ञा देने में लगे रहते थे, अब खुद सुनने निकले हैं। अगले ही पल बाजार में एक हल्का सा उत्साह फूटा। लोग बोलने लगे, दरबारियों ने खुद ही गायब रहकर शहर की सच्चाई सुननी चाहिए। पर एक बड़ी मुश्किल यह थी कि राजा और महल के कुछ लोग इस बिरादरी से नाराज थे। वे कफा थे कि दरबारी बिना बताए शहर की गलियों में जाकर लोगों की कहानियां सुनेंगे। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि जो भी दरबारी महल से बाहर गया है, उसे पकड़कर वापस लाया जाए और दंड दिया जाए। यह सुनकर मुल्ला ने राजा से विनती की, हुकुम, अगर आप दंड करेंगे तो दरबारियों की तरफ से जो सच सामने आएगा वो डर की वजह से दब जाएगा। पहले सुनिए, फिर फैसला कीजिए। अगर सच में कोई अपराध है तो न्याय होगा, पर अगर ये आत्म सुधार का दौर है तो इसे मौका दीजिए। राजा ने गहरी सांस ली और थोड़ी देर के लिए सोचा। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, हम 100 का 100 सुनेंगे, पर बिना कठोर दंड के। तब से दिन भर शहर के कई सी गली मोहल्लों में सुनवाई होने लगी। दरबारियों ने नकाब पहना और अलग अलग रूप लेकर लोगों से मिले। किसी ने झाड़ू लगाई, किसी ने छोटी दुकान में काम किया, किसी ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और
किसी ने बूढ़ों के साथ बैठकर उनकी पुरानी कहानियां सुनी। लोग पहले तो आश्चर्य में थे, पर धीरे धीरे ये अनुभव सबके दिल में घर कर गया। दरबारियों की सुनकर लोगों ने कहा कि उन लोगों ने पहले कभी महल के बाहर जाकर किसी की कहानी नहीं सुनी। ये सब सुनकर मुल्ला अक्सर वहां पहुंच जाते और मुस्कुराते हुए कहते, देखो दरबारी, अब तुम्हें पता चला कि मजाक नहीं, सुनना महल से अधिक इज्जत देता है। पर जैसे जैसे दिन बीतते गए, एक परत और खुली। कुछ दरबारी वास्तव में गायब होकर महल के पुराने लॉकरों में रखे गए कुछ कागज और दस्तावेज लेकर भागे थे। उन कागजों में कुछ राजनैतिक चालें और कुछ ऐसे कागज थे जो राजसी संपत्ति के बंटवारे से जुड़ी थी। अगर ये कागज बाहर आ जाते तो कई लोगों की जिंदगियां बदल सकती थी। ये बात मुल्ला को सूझ गई कि कुछ दरबारी सच में महल की राजनीति समझकर बाहर निकले थे, ताकि वे ये जान सके कि राजा के कहे पर क्या सच था और क्या झूठ। उन्होंने ये भी देखा कि कुछ दरबारी इस काम में डर से नहीं, बल्कि सच जानने की भूख से निकले थे। वे चाहते थे कि राजा का महल जनता के साथ सीधा रिश्ता बनाए। शहर में धीरे धीरे समझौता हुआ। दरबारियों की सुनवाई एक सामाजिक प्रयोग बन गई। किसी ने कहा कि यह दरबारियों का विद्रोह है, किसी ने कहा कि यह दरबारियों की सच्चाई है। फिर एक दिन शहर के एक कोने में खबर आई कि एक दरबारी की थोड़ी सी चाल में धोखाधड़ी हुई। उसने किसी गरीब की जमीन के कागज बदल दिए थे। ये सुनकर लोग गुस्से में आ गए और मांग करने लगे कि उस दरबारी को तुरंत सरकाया जाए। मुल्ला ने भी कहा कि अगर गलती हुई है तो सजा जरूरी है, पर उसे धीरे धीरे परिवर्तित करने का भी रास्ता निकाला। उन्होंने कहा, सजा तो होगी, पर पहले वो गलती करने वाले दरबारी को सामने लाकर उसके किए पर उसे जिम्मेदारी देना चाहिए। उसे गरीब की जमीन वापस दिलानी चाहिए और सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। राजा ने भी ये उपाय अपनाया। अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। खबर मिली कि जो दरबारियों का गायब होना महज एक निजी प्रयोग था, उसके पीछे कोई और बड़ा खेल भी था। महल के एक बहुत पुराने कथन में लिखा था कि अगर 10 दरबारी किसी राजसी परीक्षा की तरह बाहर जाकर लोगों की बातें सुने और वापस आकर राजा को रिपोर्ट दें, तो राजा को पता चलेगा कि उसके राज्य का असली हाल क्या है। दरअसल राजा के शुरुआती समय में ये परंपरा थी, पर फिर बाद में ये बंद हो गई थी। अब 10 दरबारी खुद ही उसे फिर से जिंदा करना चाह रहे थे, पर वे मंत्री और महल के कुछ लोगों से छुटकारा पाना चाहते थे, जो इस प्रयोग को अनावश्यक और खतरनाक समझते थे। ये बात सामने आई तो राजा ने सख्ती से कहा कि जो भी दरबारी नियम तोड़कर कुछ कागज अपने साथ ले गया, उसे दंड मिलेगा। पर जिन लोगों ने सिर्फ सुनने के लिए निकलकर जनता की तकलीफें समझी, उन्हें इनाम मिलेगा। अंततः एक बड़ा सार्वजनिक सभा रखा गया, जहां राजमहल के सामने ही शहर के चौक में सभी लोग जमा हुए। राजा, मुल्ला, दरबारी, दुकानदार, बच्चे, बूढ़े और वे मंत्री जो पहले विरोध कर रहे थे। सभा में राजा ने खुद बोलकर कहा, मैंने देखा कि मेरे दरबारी बाहर जाकर लोगों के बीच गए और उन्होंने जो कुछ देखा और सुना वो मेरे लिए बहुत कीमती है। जो लोग गलती कर बैठे वे सजा पाएंगे, पर जो लोग सच में लोगों को सुनने निकले वे हमारी नई ताकत है। वहां पर उन 10 दरबारियों में से कुछ को पकड़कर सार्वजनिक रूप से दोषी माना गया और उन्हें जनता के सामने माफी मांगने के साथ साथ गरीबों के लिए काम करने का आदेश दिया गया। वही बाकी दरबारियों को राजा ने लोक दरबारी का पद दिया। अब उनका काम महल के आदेश से पहले जनता की आवाज को सुनकर समझना और फिर महल तक पहुंचाना था। कहानी का असली सुखद मोड़ तब आया जब राजा ने मुल्ला से कहा, तुम्हारी सूझबूझ और तुम्हारी हिम्मत ने हमें यह सिखाया कि सुनना कितनी बड़ी बात है। अब मैं तुमसे एक चीज मांगता हूं, तुम हमारी नई परंपरा के संरक्षक बन जाओ। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, हुकुम, मैं चाहूंगा कि मैं सिर्फ संरक्षक न बनूं, बल्कि जनता और दरबारियों के बीच ब्रिज बन जाऊं। पर एक शर्त है, हर महीने एक दिन मैं सबको बुलाकर कुछ जीजान के किस्से सुनाऊंगा और लोगों को भी मंच दूंगा।
राजा ने खुशी खुशी सहमति दे दी। समाप्ति की ओर आते हुए उस दिन से शहर बदलता गया। दरबारी अब सिर्फ सिपाही नहीं रहे, वे लोगों के दोस्त बन गए। जिन 10 दरबारियों की गायब होने की अफवाह ने शहर में हलचल मचा दी थी, वे वापस आए, पर अब उनके चेहरे पहले जैसे नहीं थे। उनमें कम अहंकार और ज्यादा सुनने की सीख थी। कुछ दरबारी जो गलतियों में फंसे थे, उन्होंने समाज सेवा शुरू की और लोगों के दिल जीत लिए। कुछ जो महल के कागजों पर सतर्क थे, उन्होंने पारदर्शिता की अपील की और राजा ने कई नीतियां जनता के साथ मिलकर बनाई। और मुल्ला रोज अपनी चाय की दुकान पर बैठते और लोगों को हंसाते, पर अब उनकी हंसी में एक स्थान था जो गंभीरता से भरा हुआ था। वे कहते, देखो, कभी कभी चीजें गायब इसलिए हो जाती है कि कुछ और चीजें मिल सकें, जैसे समझ, इज्जत और सवालों के जवाब। 10 दरबारी गायब हुए तो क्या हुआ? शहर ने उनसे ही ज्यादा सुना और अपने को फिर पाया। और वे एक एक दरबारी का नाम लेकर हंसते हुए कह देते, जो गायब हुआ वो लौटकर कुछ नया लेकर आया, और जो नया लेकर आया वो सबका हिस्सा बन गया। कहानी के आखिर में शहर के लोग अक्सर बच्चों को सिखाते, अगर कोई दिन किसी के गायब होने की बात आए